अभी नमस्कार सभी को। और आज हमें 8-10 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में वो है कि आग की जो खोज है वो किस काल से मानी जाती है। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन बी अधोपाषाण काल से, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल से और ऑप्शन नंबर डी है वर्तमान काल से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि आग की जो खोज है वो किस काल से मानी जाती है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुरापाषाण काल से आग की जो खोज है वो मानी जाती है। बात करें उत्पत्ति के बारे में, पुरापाषाण काल के अंदर उत्पत्ति जो है वो किसके माध्यम से हुई थी? तो पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से। पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से, पुरापाषाण काल के अंदर आदिमानव जो था वो पत्थर के औजार तैयार करता, उसी के माध्यम से शिकार करता और अपना जो जीवन है वो गुफाओं के अंदर यापन करता था। तो उसी दौरान पुरापाषाण काल के अंदर जो आग की उत्पत्ति है वो मानी जाती है पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से, या हम बोल सकते हैं घर्षण से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि आग की जो उत्पत्ति है वो किस काल से मानी जाती है। इसी के साथ में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा जो आता है आग का एनएपीए कोड। आग का एनएपीए कोड कितना होता है? तो आग का एनएपीए कोड की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 1 होता है, 1। उसी के साथ में एनएपीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। एनएपीए की फुल फॉर्म नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा संगठन एनएपी की फुल फॉर्म होती है। लगभग हर एक एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बीआईएस की फुल फॉर्म और एनएपीए की फुल फॉर्म। इसी के साथ में अगर हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1896 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पहले अगर सीओ की बात करें तो पहले इसके सीओ जो थे वो कौन थे? जिम पाउली इसके पहले सीओ थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में कि आग क्या है? ऑप्शन ए एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन ए एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। तो आग क्या है? तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आग एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। आग एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि ईंधन, पर्याप्त ताप और ऑक्सीजन इनका जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उस दौरान एक छोटी सी आग की चिंगारी उत्पन्न होती है। वही चिंगारी जब एक बड़ा रूप धारण कर लेती है उसी को हम किसके नाम से? फायर के नाम से। उसी को हम किसके नाम से? आग के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि आग क्या है? तो एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायरमैन के अंदर एन जो शब्द है वो किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए है नोबल, ऑप्शन बी है नोजल, ऑप्शन सी है नोरंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो फायरमैन है उसकी फुल फॉर्म के अंदर एन जो शब्द है वो किसको दर्शाता है? तो सबसे पहले हमें फायरमैन की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि फायरमैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एफ से होता है फेथफुल, आई से होता है इंटेलिजेंट, आर से होता है रिसोर्सफुल, ई से होता है इफिशिएंट, एम से होता है मेंटली अलर्ट, ए से होता है एक्टिव और एन से होता है नोबल। तो इसके अंदर यही पूछा है कि फायरमैन जो फुल फॉर्म होती है उसमें से एन जो शब्द है वो किसको दर्शाता है, इंडिकेट करता है, तो उसका जो अर्थ है वो क्या होगा? नोबल। इसी के साथ में एफ से फेथफुल होता है, आई से इंटेलिजेंट, आर से रिसोर्सफुल, ई से इफिशिएंट, एम से मेंटली अलर्ट, ए से एक्टिव और एन से नोबल। हिंदी की अगर हम बात करें तो फेथफुल का अर्थ होता है निष्ठावान। इंटेलिजेंट की अगर हम बात करें तो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। रिसोर्सफुल का अर्थ होता है कुशल। इसी के साथ में इफिशिएंट का अर्थ होता है दक्ष। मेंटली अलर्ट का अर्थ होता है चौकन्ना।
चौकन्ना, एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, और नोबल का अर्थ होता है कुलीन, यानी कि उच्च विचारों वाला एक जो फायरमैन है उसके अंदर ये गुण होने बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये था कि एन जो शब्द है वो किसको इंडिकेट करता है, दर्शाता है, तो एन से क्या होता है, नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायर जो डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 मार्च को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल को, और ऑप्शन नंबर डी है 24 अप्रैल को। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि नेशनल फायर डे कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल को नेशनल फायर डे के रूप में मनाने का काम करते हैं। नेशनल फायर डे, नेशनल फायर डे की अगर बात करें तो नेशनल जो फायर डे है वो कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को नेशनल फायर डे के रूप में मनाने का काम करते हैं। इसी के साथ में नेशनल फायर वीक की अगर हम बात करें तो नेशनल जो फायर वीक है, नेशनल फायर जो वीक है वो मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल को। 14 से 20 अप्रैल को नेशनल फायर वीक के रूप में हमें मनाने का काम करते हैं। अभी एग्जाम जो हुआ था 9 अगस्त, 7 अगस्त और इसी के साथ में 29 अगस्त, 7 अगस्त एयरफोर्स चंडीगढ़ के अंदर और 29 अगस्त को जो चंडीगढ़ के अंदर एग्जाम हुआ था स्टेशन फायर ऑफिसर का, उसके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि फायर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को फायर डे मनाया जाता है। फायर वीक की अगर हम बात करें तो फायर वीक 14 से 20 अप्रैल को मनाने का काम करते हैं। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नेशनल जो सेफ्टी डे है, नेशनल जो सेफ्टी डे है वो कब मनाया जाता है, उसकी अगर बात करें तो 4 मार्च को। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाने का काम करते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें कि नेशनल फायर वीक के बारे में, नेशनल जो फायर वीक है वो कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 4 से 10 मार्च को नेशनल फायर वीक के रूप में मनाने का काम करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में। इसी के साथ में 2021 के अंदर इसकी जो थीम थी वो थी आपदा से सीखे और भविष्य की तैयारी करें। आपदा से सीखे व भविष्य की सुरक्षित तैयारियां करें, भविष्य की सुरक्षित तैयारियां करें, सुरक्षित तैयारी करें, ये इसकी थीम थी। तो हमने बात की फायर डे के बारे में, तो फायर डे कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। फायर वीक की अगर हम बात करें तो 14 से 20 अप्रैल को। उसी के साथ में नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, सेफ्टी वीक 4 से 10 मार्च को, और 2021 के अंदर जो थीम थी इसकी आपदा से सीखे और भविष्य की तैयारी करें। इसी के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इसकी अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है 4 मई को। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो फायर पार्क है वो कहां स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो फायर पार्क है वो किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है अपने पास में राजस्थान के अंदर, ऑप्शन बी है अपने पास में हरियाणा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि भारत का पहला जो फायर पार्क स्थापित किया गया है वो किस राज्य के अंदर है। अगर हम बात करें उत्तर के बारे में तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा के अंदर भी अगर बात करें जगह के बारे में तो भुवनेश्वर के अंदर जो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। इसी के साथ में अगर उसके दौरान मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक उस दौरान मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, और उसी दौरान भारत का पहले फायर पार्क की स्थापना हुई थी। अगर इसकी स्थापना की तारीख के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जनवरी 2021 को भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया था। हर शनिवार को इसके अंदर रसोई घर की आग जो होती है उससे को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सप्ताह के अंदर एक जो दिन होता है शनिवार, उस दौरान महिलाओं को किचन जो फायर होती है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के साथ में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से ही, और उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें भारत की पहली महिला फायर फाइटर, पहली महिला फायर फाइटर की बात करें तो भारत की पहली जो महिला फायर फाइटर थी वो कौन थी, हर्षिना कानेकर भारत की पहली महिला फायर फाइटर है। इसी के साथ में अगर बात करें कि विश्व की पहली महिला फायर फाइटर, विश्व की पहली जो महिला फायर फाइटर है वो है मोली विलियम। विश्व की पहली महिला फायर फाइटर है, विश्व की
पहली जो महिला फायर फाइटर है वो कौन है? मोरली विलियम। इसी के साथ में भारत की अगर हम बात करें तो हर्षिना कानेकर भारत की पहली महिला फायर फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस हॉस्पिटल के अंदर भारत का पहला जो फायर स्टेशन है वो खोला गया है? किस हॉस्पिटल में भारत का पहला फायर स्टेशन खोला गया? ऑप्शन ए है अपने पास में एम्स परिसर चंडीगढ़ के अंदर, ऑप्शन बी है एम्स परिसर दिल्ली में, ऑप्शन सी है एम्स परिसर जयपुर में, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी में से। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है कि किस हॉस्पिटल के अंदर फायर स्टेशन की स्थापना की गई है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्स परिसर दिल्ली के अंदर भारत का पहला एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें फायर स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी के साथ में और जुड़े हुए क्वेश्चन की बात कर लें। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज भारत की एकमात्र गवर्नमेंट जो कॉलेज है, भारत की एकमात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम के अंदर पूछा था, नागपुर के अंदर। नागपुर के अंदर, या ऑप्शन में आ सकता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर स्थापित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वर्ष 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर ब्रिगेड का जो टोल फ्री नंबर है वो कितना होता है? फायर ब्रिगेड का जो टोल फ्री नंबर है वो कितना है? ऑप्शन ए की अगर हम बात करें 100, ऑप्शन बी आता है 101, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन नंबर डी है 103। तो फायर ब्रिगेड का जो टोल फ्री नंबर है वो कितना होता है? आंसर की अगर हम बात करें तो लगभग सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 101 टोल फ्री जो नंबर है वो किसका होता है? फायर ब्रिगेड का। जब किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो सबसे पहले आग की जो सूचना है वो किसके ऊपर देंगे? हम 101 नंबर कॉन्टैक्ट जो होता है टोल फ्री नंबर, उसके ऊपर देने का काम करें। अगर इसका बात करें 100 के बारे में तो ये पुलिस का टोल फ्री नंबर होता है 100। अगर 101 के बारे में बात करें तो फायर का टोल फ्री नंबर है। 102 की अगर हम बात करें तो 102 होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस, ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस का 102। 103 की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जो पुलिस होती है उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर कितना होगा? 103। उसी के साथ में अगर हम बात कर लें 1091 जो है, 1091 जो नंबर आता है महिला हेल्पलाइन नंबर, तो वो जो है वो कितना होता है? 1091। इसी के साथ में 1098 की अगर बात करें तो चाइल्ड जो केयर नंबर की अगर हम बात करें तो उसका जो है वो कितना होता है? 1098। सड़क दुर्घटना की एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर कितना? 1073 नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके उसकी सूचना देने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर इन 3 तत्वों की बात कर लें, इन 3 तत्वों की अगर हम बात कर लें तो ये जो 3 नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और इस 3 तत्वों की अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है ईंधन, दूसरा जो आता है अपने पास में ताप, और तीसरा जो आता है अपने पास में ऑक्सीजन। ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं, इनके माध्यम से आग की जो उत्पत्ति है वो होती है। अगर ईंधन के बारे में बात करें तो एक जलने योग्य पदार्थ, ईंधन क्या होता है? एक जलने योग्य पदार्थ होता है ईंधन। इसी के साथ में अगर बात करें ताप के बारे में तो ईंधन को जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम
अगर बात करें ऑक्सीजन के बारे में, एक दहन सहायक गैस, एक दहन सहायक जो गैस होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। जिस प्रकार से एक सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सेम उसी प्रकार से आग को लगने के लिए किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी आग कंटिन्यू लगती रहेगी, ऑक्सीजन खत्म आग भी खत्म। तो आग को लगने के लिए तीन एलिमेंटों की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इसी के साथ में नोट डाल करके लिखेंगे कि ईंधन को, ईंधन जो होता है उसको आग की खुराक के नाम से भी जानते हैं, आग की खुराक के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? ईंधन को। इसी के पास दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पौंड जो ईंधन होता है, एक पौंड ईंधन को जलाने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता पड़ती है? 10 पौंड एयर जो हवा होती है उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। 10 पौंड जो एयर हवा जो होती है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ईंधन, ईंधन जो होता है उसका वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ईंधन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले जो आ जाता है अपने पास में, एक उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो आता है अपने पास में अवस्थाओं के आधार पर। दूसरा अवस्थाओं के आधार पर, अवस्था के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी ईंधन को दो भागों में बांटा गया है। एक जो आता है अपने पास में प्राकृतिक ईंधन, और दूसरा जो आता है अपने पास में कौन सा? मानव निर्मित ईंधन। मानव निर्मित ईंधन, या हम इसको बोल सकते हैं शोधित ईंधन के नाम से भी, शोधित ईंधन। प्राकृतिक ईंधन वो ईंधन होता है जो कि प्रकृति में जिस अवस्था के अंदर पाया जाता है उसी अवस्था के अंदर जलाने का काम करते हैं। जैसे हम बात करें एग्जांपल की लकड़ी, तो लकड़ी जो होती है जिस अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है उसी अवस्था में हम उसको जलाने का काम करते हैं, तो वो किसके अंदर आ गया? प्राकृतिक ईंधन के अंदर आ गया। उसी के बाद में मानव निर्मित ईंधन की बात करें तो प्राकृतिक ईंधन में लकड़ी है, और इसी के साथ में जैसे कोयला है, लकड़ी, कोयला। जब हमें इससे कोयले को वायु की अनुपस्थिति के अंदर बहुत अधिक हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उस दौरान एक गैस निकलती है, और वो जो गैस है वो कौन सी होती है? कोल गैस। कोल गैस। अब ये जो कोल गैस है वो अपने आप तैयार नहीं हुई, हमने खुद ने तैयार की गई वायु की अनुपस्थिति के अंदर बहुत अधिक हीट टेम्परेचर देने के बाद में। तो ये जो गैस तैयार हुई वो कौन सी? मानव निर्मित, या हम बोल सकते हैं शोधित ईंधन। नेक्स्ट आता है अपने पास में दूसरी जो अवस्था है, अवस्थाओं के आधार पर ईंधन का वर्गीकरण। तो जितनी भी जो अवस्थाएं पाई जाती है, पहली ठोस, दूसरी अगर हम बात करें द्रव्य, और तीसरी जो अवस्था पाई जाती है कौन सी होगी? गैस। ठोस जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। द्रव की अगर हम बात करें डीजल, पेट्रोल हो गया। गैस की अगर हम बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ये किसके अंदर आ जाती है? इसके अंदर। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो भी कितनी होती हैं? 3। पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो कितनी होती है? 3 पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें तो 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। पहली आ जाती है अपने पास में ठोस, दूसरी जो आती है अपने पास में द्रव्य, और तीसरी जो आती है अपने पास में कौन सी? गैस। ठोस, द्रव्य और गैस से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस की अगर हम बात करें तो जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव्य की अगर हम बात करें तो जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस की अगर हम बात करें तो जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं ये होती हैं। अगर चौथी की अगर बात करें तो प्लाज्मा, चौथी जो है वो कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के खोजकर्ता की अगर बात करें तो कौन थे? कुकस नामक वैज्ञानिक प्लाज्मा के खोजकर्ता थे। आग कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो चौथी अवस्था आग है। आग पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ को किसके अंदर मापा जाता है? मोल के अंदर। किसमें? मोल के अंदर पदार्थ को मापने का काम हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि भोपाल गैस जो त्रासदी है हुई वो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2 से 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 से 5 से 4 दिसंबर, ऑप्शन सी है 8 से 10 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 दिसंबर। तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी? आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगर बात करें सन के बारे में तो सन हुई 1984 के अंदर। सन की अगर हम बात करें तो 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगर उस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। अगर कंपनी के मालिक के नाम की अगर हम बात करें तो रिचर्ड एंडरसन उस कंपनी के मालिक का नाम था, जिसकी 2006 के अंदर लगभग मौत हो चुकी है। लेकिन इसके रिसाव के बाद में भी जो केस है अभी भी कोर्ट के अंदर उसका दायर है, चला हुआ है। इसी के साथ में अगर बात करें कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई उसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैस की अगर हम बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइट,
मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस होती है उसका रिसाव हुआ था। इससे कंपनी के अंदर तैयार क्या होता था, तैयार की अगर हम बात करें तो कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक जो दवाई होती है वो यहां पे यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसके अंदर तैयार होती है। अगर बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस पानी क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं, तो उस दौरान क्या बनाते हैं, विस्फोट करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट और पानी क्रिया करने के बाद में क्या करते हैं, विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। अगर सन की बात करें तो 1984 में, कंपनी की बात करें तो यूनियन कार्बाइड, मालिक की बात करें तो रिचर्ड एंडरसन। और क्या तैयार किया जाता, कीटनाशक जो दवाइयां होती है वहां पे उसके अंदर तैयार की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आग को ढककर बुझाना कौन सा मेथड होता है, आग को ढककर के बुझाना कौन सा मेथड होता है। देखिए मेथड ऑप्शन जो ए है स्टारवेशन, ऑप्शन बी स्मूथनिंग, ऑप्शन सी कूलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है बीटिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है कि आग को ढककर बुझाना कौन सा मेथड होता है। अगर हम आग को ढककर बुझाने के मेथड की बात करें तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट, स्मूथनिंग मेथड होता है। कौन सा, स्मूथनिंग मेथड। आग को बुझाने के मेथड की अगर हम बात करें, आग को बुझाने के अगर मेथड की बात करें तो आग को बुझाने के जो मेथड है वो कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले कूलिंग मेथड, कूलिंग जो मेथड होता है जिसको हम किसके नाम से, ठंडा करके बुझाना के नाम से भी जानते हैं। इसी मेथड को हम किसके नाम से, शीतलीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, शीतलीकरण के नाम से जानते हैं। तो आग को लगने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। किसी भी एक एलिमेंट को आप सप्लाई को कट कर दो, आग बुझ जाएगी। तो कूलिंग जो मेथड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हमें हीट को, ताप को कम करने का काम करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फायर ट्रायंगल होती है, यह होता है ईंधन, दूसरा जो होता है ताप और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन। इस प्रकार से जब ये तीनों मिलते हैं तो इस दौरान क्या होती है, आग की उत्पत्ति होती है। तो इस ट्रायंगल को, त्रिभुज को पूरा होने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, पहला ईंधन, उसके बाद ताप और तीसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। अगर किसी भी एक एलिमेंट की सप्लाई को कट कर देंगे, आग बुझ जाएगी। कूलिंग जो मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं, ताप को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसके कारण से आग बुझ जाती है। और टेम्परेचर को कम करना क्या कहलाता है, कूलिंग, जिसको हिंदी में ठंडा करना या फिर शीतलीकरण विधि के नाम से जानते हैं। और कूलिंग जो मेथड है वो किसके माध्यम से किया जाता है, जल के माध्यम से। जल का फॉर्मूला की अगर हम बात करें H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 1 अणु होता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें जल के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो सोफिया, कौन थे, सोफिया नामक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था, जल की खोज की थी। लगभग 70% एक्सटिंग्विशिंग जो है वो किसके माध्यम से की जाती है, आके वो पानी के माध्यम से करने का काम करते हैं। पृथ्वी के ऊपर अगर बात करें तो कितने प्रतिशत, लगभग 70% जल पाया जाता है, जिसमें से लगभग 2.7% जो जल है वो क्या होता है, मीठा जल होता है। 2.7% जो जल है वो क्या होता है, मीठा जल पाया जाता है। इसी के साथ में अगर हम जल के पीएच मान की बात करें तो जल का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है, 7, जिसको हम बोल सकते हैं उदासीन। ठीक है। इसी के साथ में और आता है डिटोरिक ऑक्साइड। अगर इस जल की बात करें, इसकी जल की बात करें खोजकर्ता तो वो कौन थे, यूरे। तो ये होता है अपने पास में जो कूलिंग मेथड है वो, कि कूलिंग जो मेथड है वो किस प्रकार से किया जाता है। और आग को बुझाने का, ढककर के बुझाना जो है वो कौन सा मेथड होता है, ये इसके बारे में हमने पूछा था। तो आग को ढककर बुझाना कौन सा मेथड हो जाता है, वो हो जाता है अपने पास में स्मूथनिंग मेथड। उसके पश्चात में दूसरा जो आता है कूलिंग के बाद में स्मूथनिंग की अगर हम बात करें, स्मूथनिंग मेथड होता है आग को ढककर बुझाना। उसी के बाद में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, ऑक्सीजन को रोकना। इसी के साथ में दम घोटना के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें स्मूथनिंग मेथड को श्वास रोधन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस प्रकार से सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सेम उसी प्रकार से आग को लगने के लिए भी किसकी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और इस मेथड के अंदर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं आग को ढक करके। तो वहां पे जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, स्मूथनिंग मेथड। हो सकता है पूछ लिया जाए कि स्मूथनिंग जो मेथड होता है वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से हम स्मूथनिंग जो मेथड है वो कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से स्मूथनिंग मेथड किया जा सकता है। इसी के साथ में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है अपने पास में वो आता है स्टारवेशन।
स्टारवेशन की अगर हम बात करें हिंदी में तो इसका अर्थ होता है ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना, हटाना के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से, शुद्ध आभरण, शुद्ध आभरण, आभरण विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, स्टारवेशन। इस मेथड के अंदर ईंधन की सप्लाई जो होती है उसको कट करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से आग अपने आप बुझ जाती है। अगर पूछा जाए कि स्टारवेशन मेथड कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो स्टारवेशन जो मेथड है वो कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में लास्ट जो आता है अपने पास में बीटिंग मेथड। बीटिंग जो मेथड होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पीट कर बुझाना, पीट कर आग को बुझाना। तो जंगल की जो घास फूस की आग होती है उस आग को किस मेथड के माध्यम से, इस बीटिंग मेथड के माध्यम से पीट पीट कर बुझाते हैं। और इसके उपकरण की अगर बात करें तो उपकरण जो होता है वो कौन सा होता है, फायर बीटर। फायर बीटर उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम इसको पीट पीट कर बुझाते हैं। इस फायर बीटर के अगर आईएस कोड की बात करें तो 8096 इस फायर बीटर का आईएस कोड होता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोगोयम किसका एक लैटिन नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि हाइड्रोगायम किसका एक लैटिन नाम है। ऑप्शन ए अपने पास में पानी का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन सी है शीशे का और ऑप्शन नंबर डी है पारे का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो हाइड्रोगायम किसका एक लैटिन नाम है, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पारे का। किसका, एक पारे जो होता है पारा, उसका लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्रोगायम। इसी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं उसकी बात करें तो क्या हो जाता है, मरकरी। मरकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के बाद में अगर इसका अयस्क की बात करें तो इसका जो अयस्क होता है पारे का वो क्या होता है, सीने बार। सीने बार अयस्क होता है। पारे को भरा किसके अंदर जाता है, थर्मामीटर के अंदर। किसमें, थर्मामीटर। थर्मामीटर एक नामक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तापमान को मापने का काम करते हैं। उसी उपकरण के अंदर, यंत्र के अंदर क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। इस थर्मामीटर के खोजकर्ता की अगर हम बात करें, खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो पहले जो खोजकर्ता थे वो थे इसके गैलीलियो गैली इस थर्मामीटर नामक यंत्र के खोजकर्ता थे। अगर बात करें बंद थर्मामीटर के बारे में तो बंद थर्मामीटर के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, ग्रेट ड्यूक ऑफ टस्कनी। ग्रेट ड्यूक ऑफ टस्कनी, ग्रेट ड्यूक ऑफ टस्कनी इस बंद थर्मामीटर के, इस बंद जो थर्मामीटर है उसके खोजकर्ता थे कौन थे, ग्रेट ड्यूक ऑफ टस्कनी। इस थर्मामीटर के अंदर पहला जो भरा होता है वो होता है पारा। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल इसके अंदर भरा होता है। पारा और अल्कोहल दोनों ही भरा होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है, अल्कोहल और पारा दोनों ही इसके अंदर भरे होते हैं। अगर बात करें पारे के बारे में और जुड़े हुए जो पॉइंट है उसके बारे में, तो पारा जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जम जाता है, तो -39 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें उबलने के बारे में तो कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उबल जाता है, तो 357 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पारा है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें अल्कोहल के बारे में तो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है वो कितना, -115 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है। तो अल्कोहल जो है वो -115 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन जो था हमारा हाइड्रोगायम किसका एक लैटिन नाम होता है, तो पारे का। किसका, पारे का एक लैटिन नाम होता है हाइड्रोगायम। ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करें पानी के बारे में तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो सोफिया, कौन थे, सोफिया इसके खोजकर्ता थे। इसके अणु की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का कितना अणु होते हैं, 1 अणु होता है। पृथ्वी के ऊपर पानी की बात करें तो लगभग कितने प्रतिशत, 70% जल पाया जाता है, जिसका लगभग 2.7% मीठा जल पाया जाता है, 2.7% मीठा जल पाया जाता है। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की अगर बात करें, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो कि सर्वाधिक यूज में लिया जाता है, पानी कितने प्रतिशत, 70% इसका यूज आग को बुझाने के लिए हमें लेते हैं। लोहे की अगर हम बात करें तो लोहा, इनकी से जुड़े हुए पॉइंट की अगर हम देख ले तो उसे के जुड़े हुए इनसे भी रिलेटिव पॉइंट है। अगर बात करें विशिष्ट उष्मा के बारे में तो विशिष्ट जो उष्मा है उसकी भी अगर बात कर ले तो पानी की जो विशिष्ट उष्मा है,
पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है सर्वाधिक कितनी? 4200 कैलोरी। कितनी? 4200 कैलोरी सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है किसके? पानी की होती है। उसके बाद में दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होती है बर्फ की। बर्फ की अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो कितना होते हैं? 2100 कैलोरी बर्फ की होती है। इसी के साथ में लोहे की अगर हम बात करें तो 460 कैलोरी जो उष्मा जो होती है वो किसकी होती है? विशिष्ट उष्मा वो लोहे की होती है। शीशे की अगर हम बात करें तो शीशे की होती है 660 कैलोरी, 670 कैलोरी विशिष्ट उष्मा, 670 कैलोरी विशिष्ट उष्मा होती है। अगर हम पारे की बात करें तो 140 कैलोरी जो विशिष्ट उष्मा है वो किसकी होती है? पारे की होती है। तो ये जुड़े हुए जितने भी जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने बात की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो पाए जाने वाली गैस है वो कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है उस गैस के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए रेदरफोर्ड, ऑप्शन बी जोसेफ ब्लैक, ऑप्शन सी प्रिस्टले और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी कैवेंडिश। तो सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो गैस पाई जाती है उसके खोजकर्ता कौन है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन जो गैस होती है वो पाई जाती है वो 78.08%। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि नाइट्रोजन जो गैस है उसके खोजकर्ता कौन है? तो आंसर जो होगा हमारा रेदरफोर्ड। और जोसेफ ब्लैक की अगर हम बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के खोजकर्ता हैं, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पाई जाती है। प्रिस्टले और सिले की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की खोजकर्ता हैं, ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% या लगभग की बात करें तो 21% वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। हेनरी जो कैवेंडिश है उसकी खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन। किसकी? हाइड्रोजन जो होती है उसकी गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इस हाइड्रोजन को हमें भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन जो सूर्य का लगभग 75% जो हिस्सा होता है वो किसके नाम से? हाइड्रोजन के माध्यम से बना होता है। और 25% जो एरिया होता है वो किसके माध्यम से? हीलियम के माध्यम से बना होता है। किसके माध्यम से? हीलियम के माध्यम से बना होता है। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके परमाणु क्रमांक के बारे में तो सबसे हल्की गैस की अगर हम बात करें तो सबसे हल्की जो गैस है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। इसी के बाद में बात करें सबसे भारी गैस के बारे में तो सबसे भारी जो गैस होती है कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाई जाती है। ठीक है। इसी के बाद में सर्वाधिक मात्रा के अंदर बात करें तो सर्वाधिक जो मात्रा के अंदर कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन जो गैस होती है जो रेदरफोर्ड ने खोज की थी 78.08% वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें अक्रिय गैसों के अंदर, अक्रिय जो गैस होती हैं जिसको हम उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमें नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके अंदर सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? आर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 0.93%, जिसको विद्युत के बल्बों के अंदर भरने का, विद्युत जो बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इस आर्गन गैस को हम भरने का काम करते हैं। अगर बात करें सबसे भारी के बारे में अक्रिय गैसों में तो रेडोन होती है। कौन सी? रेडोन जो गैस होती है वो सबसे भारी गैस होती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बात करें इसके बाद हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो कितना होता है? 1। उसी के बाद में अब बात करें हीलियम के बारे में तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है। उसके बाद में बात करें लिथियम के बारे में तो लिथियम का होता है 3। बेरिलियम की अगर पूछें बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 4। बोरान की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसी के साथ में नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 8 होता है। इसी के साथ में अगर बात करें फ्लोरीन के बारे में तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है। इसी के बाद में अगर बात करें नियोन के बारे में तो नियोन का कितना होता है? 10 होता है। 11 की अगर बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। इसी के बाद में 12 की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 12।
13 की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 13 होता है। 14 की अगर बात करें तो सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 होता है। और इसी के बाद 15 की अगर हम बात करें तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 15 होता है। 16 की अगर हम बात करें तो 16 जो होता है वो किसका होता है, गंधक का, किसका, गंधक का होता है। इसी के साथ में 17 की अगर हम बात करें तो 17 जो परमाणु क्रमांक है तो होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का। इसी के बाद में बात करें 18 के बारे में तो 18 किसका होता है, आर्गन का। 19 के बारे में बात करें तो किसका होता है, पोटेशियम का। और 20 की अगर हम बात करें तो किसका होता है, कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का। ये परमाणु क्रमांक होते हैं, इन परमाणु क्रमांक को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।